गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ओशनिक रिसोर्सेज या जिसे मैराइन रिसोर्स भी कहते हैं या महासागरीय संसाधन। पिछले क्लास पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज ओशन रिसोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओशन रिसोर्सेज। आज पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैराइन रिसोर्सेज है क्या। तो चलिए हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैराइन रिसोर्स किसे कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैराइन रिसोर्स की जब हम बात करते हैं तो सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट हमने देखा था बायोलॉजिकल मैराइन रिसोर्सेस और जो कंप्लीट हो गया था। और सेकंड पार्ट में हम मैराइन मिनरल रिसोर्स को पढ़ेंगे। और मैराइन मिनरल रिसोर्स वह रिसोर्स है जो महासागर के जल में घुलनशील और महासागरीय तली में डिपॉजिट के रूप में पाए जाते हैं। उसे महासागरीय खनिज संसाधन कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। लोकेशन के आधार पर देखें तो है कॉन्टिनेंटल सेल्फ डिपॉजिट, कॉन्टिनेंटल स्लोप डिपॉजिट और डीप सी डिपॉजिट। और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के आधार पर देखें धात्विक खनिज, ऊर्जा संसाधन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल या निर्माणाधीन पदार्थ जिसको कहते हैं, जिसमें बजरी और रेत वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। यदि हम संपूर्ण महासागर का मूल्यांकन करें तो वो महासागर के प्रत्येक घनमील जल में 165 मिलियन टन सॉलिड मटेरियल पाए जाते हैं। और संपूर्ण जल का मूल्यांकन करें तो 350 मिलियन क्यूबिक माइल्स जल उपलब्ध है। इस जल में घुलनशील रूप में यदि हम पदार्थ या खनिज संसाधन की बात करें तो मुख्यतः लवण पाए जाते हैं और उस संपूर्ण लवण के 85% भाग सोडियम क्लोरीन का है। इसके अतिरिक्त केमिकल एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं जिसमें प्रमुख है मैग्नीशियम ब्रोमाइन है और बहुमूल्य खनिज संसाधन के अंतर्गत है सोना, हीरा, प्लेटिनम, जिंक, यूरेनियम एंड थोरियम पाए जाते हैं। सब सरफेस डिपॉजिट अपतटीय महासागरीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो खनिज हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें प्रमुख है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस संपूर्ण खनिज मूल्य का 90% हिस्सा वहन करता है और यह अपतटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। विशेषकर जो नमक के पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर फ्रैक्चर रॉक्स है, वहाँ पर इसके मिलने की संभावना होती है। प्रमुख जो खनिज तेल एरिया है वो मैक्सिको की खाड़ी है। इसके अतिरिक्त है पर्शियन गल्फ है, नॉर्थ सी है, नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, सदर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया है और कोस्ट ऑफ आर्कटिक ओशियन है जहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो पूरे विश्व के खनिज संसाधन को हम इस मानचित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और प्रमुख महासागरीय जो खनिज संसाधन है उसमें पेट्रोलियम, गैस, हैवी मटेरियल्स, डायमंड, सॉल्ट, टीन, आयरन और कोयला पाए जाते हैं। हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम खास करके गल्फ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर में ये मैक्सिको की खाड़ी में पाया जाता है और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाया जाता है। जबकि हिंद महासागर में देखें तो ये खाड़ी वाले एरिया में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रशांत महासागर में यदि हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरवर्ती हिस्से में और कैलिफोर्निया के दक्षिण तटीय क्षेत्रों में यह पाया जाता है। यदि हैवी मटेरियल्स देखें तो ये बिखरे हुए रूप में विभिन्न महासागर में उपलब्ध है। अटलांटिक महासागर में या अफ्रीका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में, खास करके दक्षिणी अटलांटिक महासागर में यह पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त फ्लोरिडा तट के समीप भी यह उपलब्ध है। यदि हम कोयले की बात करें तो कोयला अटलांटिक महासागर में आयरलैंड, इंग्लैंड के पश्चिमी तट के समीप और प्रशांत महासागर में यदि हम देखें तो जापान के पूर्वी क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में कोयला के उपलब्ध भंडार है। और इस तरह से पूरे विश्व में प्रमुख खनिज संसाधनों का वितरण इस मानचित्र में दर्शाया गया है। महासागर अटूट संसाधनों का भंडार है और जिसमें खास करके नवकरणीय संसाधनों का भंडार महासागरों में उपलब्ध है।
नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में प्रमुख है डाइटोरियम है, ओटेक है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, टाइडल एनर्जी है, करंट एनर्जी है और बायोमास कन्वर्जन है। डाइटोरियम डाइटोरियम एक हाइड्रोजन का समस्थिति है और हाइड्रोजन के फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है और संपूर्ण महासागर में 25 ट्रिलियन टन डाइटोरियम पाए जाते हैं। ओटेक ओटेक जिसको सीन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के नाम से जाना जाता है और इसको SSPPSP कहा जाता है, सोलर पावर प्लांट के नाम से है। और ये खास करके दो तरह के टेम्परेचर वाले जल में ये उत्पन्न किया जाता है, सब सरफेस और डीप सरफेस या कोल्ड डीप जो वाटर है उनके बीच इस तरह के प्रोसेस किए जाते हैं और एनर्जी उत्पन्न किया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब प्रक्रिया जिसको कहते हैं, ये दो तरह के बॉडी होते हैं, वाटर बॉडी, जिसमें इस तरह की प्रक्रिया होती है, एक शुद्ध जल वाला और दूसरा लवण युक्त जल वाला। शुद्ध जल खास करके जो रिवर है, रिवर जब अपने जल को महासागरों में उड़ेलती है तो उस समय उस स्थान पर फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों होते हैं, तो दोनों खास करके एस्चुरी वाले एरिया में पाए जाते हैं और वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर एनर्जी रिलीज की जा सकती है। टाइडल एनर्जी वह एनर्जी है जो जिन स्थानों पर टाइड्स आते हैं वहां पर इस तरह की एनर्जी प्राप्त की जा सकती है और इसके लिए दो कंडीशन होते हैं, क्योंकि टाइड्स हर जगह आते हैं और हर जगह इस एनर्जी को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। पहला कंडीशन है कि जो टाइडल रेंज है वो मिनिमम 5 मीटर या उससे अधिक हो और जो टाइड जहाँ पर आते हैं वहां पर जलीय तट है वो सकरा होना चाहिए। तो खास करके यदि हम टाइडल एनर्जी की बात करें तो कनाडा के फंडी की खाड़ी में लगभग 15 मीटर टाइडल रेंज आते हैं जहाँ पर इस तरह की एनर्जी रिलीज की जाती है। और भारत में पायलट पावर प्लांट है कांदला, जहाँ पर इस तरह की एनर्जी उत्पन्न की जाती है। करंट एनर्जी या धारा ऊर्जा जिसको कहते हैं, अभी सौर लोगों का ध्यान नहीं है, लेकिन धारा में भी एनर्जी होती है और खास करके जब धारा प्रवाहित होती है तो वो एनर्जी रिलीज करती है। और इसका एग्जांपल गल्फ स्ट्रीम जलधारा है और उसका अनुमान लगाया है कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा में यदि धारा जब प्रवाहित होती है तो अनुमानित जो मान है उसका 2.8 इंटू 10⁻14 वाट पर घंटे के रफ्तार से ही आगे बढ़ती है और ये लगभग 280 ट्रिलियन के बराबर होती है। बायोमास कन्वर्जन, बायोमास ये कार्बनिक पदार्थों से भी एनर्जी रिलीज की जाती है जिसको बायोमास कन्वर्जन के नाम से पुकारा जाता है। चौथा पॉइंट है या चौथा क्लासिफिकेशन है मेराइन फ्रेश वाटर रिसोर्सेस। मेराइन फ्रेश वाटर रिसोर्सेस वह रिसोर्सेस है जिसमें महासागरीय लवणयुक्त जल को प्रोसेस करके प्रक्रिया के थ्रू किसमें परिवर्तित किया जाता है, फ्रेश वाटर में परिवर्तित किया जाता है। ये प्रक्रिया किस तरह से होते हैं, इस प्रक्रिया को भी लवणीकरण की प्रक्रिया कहते हैं और ये प्रक्रिया दो तरह से हम कर सकते हैं या अनेक और भी प्रोसेस है इसके, इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस और दूसरा रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस से हम सॉल्ट वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, तो इसे मेराइन फ्रेश वाटर रिसोर्स के नाम से पुकारते हैं। Next है oceanic is also resources as shipping, climate and tourism। चलिए हम देखें कि संसाधन भी महत्वपूर्ण, महासागर भी महत्वपूर्ण संसाधन है। प्राचीन काल से आज तक यदि हम देखें तो संसाधनों का विदोहन यात्रा के लिए, भोजन के लिए या अनेक कार्यों के लिए महासागरों का उपयोग किया जा रहा था। तो हम ये जानते हैं कि शिपिंग और टूरिज्म और खास करके जलवायु के लिए क्लाइमेट बफर जोन के रूप में हम महासागर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है समुद्री संसाधन से जुड़ी समस्याएं। यदि उन समस्याओं को देखें तो हम महाद्वीपीय संसाधन की बात करें, मनुष्य महाद्वीपीय संसाधन का उपयोग बिना विवेक के बड़ी बेतरतीब से किया और जिसका परिणाम आज हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें आवश्यक है कि महासागरों का विदोहन हम
सही तरीके से करें। तो महासागरिक संसाधनों के विदोहन से उत्पन्न होने वाले जो प्रॉब्लम्स है उसमें ऑयल पोल्यूशन है, डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक सीवेज है, रेडियो एक्टिव वेस्टेज एंड न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, प्लास्टिक कंटेमिनेशन है, और एयरबॉर्न पोल्यूशन जिसमें खास करके जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण ही एयरोबॉर्न पोल्यूशन महासागर में होते हैं। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैराइन रिसोर्स, खनिज संसाधन के संरक्षण के संदर्भ में। तो खनिज संसाधन के संरक्षण की बात आती है तो अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा खनिज संसाधन से संबंधित या जुड़ी हुई समस्याएं। तो उन समस्याओं से बचने के लिए आवश्यक है कि हम खनिज संसाधनों का उपयोग या विदोहन विवेकपूर्ण या अनुकूलतम तरीके से करें और जिससे संसाधनों का संरक्षण हो। वेल रेगुलेटेड जो एक्सप्लॉयटेशन है उस पर हम ध्यान दें या नियम के अनुकूल हम संसाधनों का विदोहन करें। नियम से परे यदि हम विदोहन करते हैं तो कई तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि संसाधनों का जब हम दोहन करते हैं तो हमें भविष्य के लिए संसाधनों का अनुमान लगा लेना चाहिए कि वर्तमान में हमारी मांग क्या है और भविष्य में कितनी मात्रा में हमें संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो इन मांग और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए या उपयोग को ध्यान में रखते हुए हम भविष्य के लिए एक प्लानिंग करके संसाधनों का उपयोग करें तो किसी तरह के आगे समस्या उत्पन्न नहीं होगी। नेक्स्ट है यदि हम मछलियों के भंडारण के लिए कैनिंग और प्रशीतन की उचित व्यवस्था करें, मछली पकड़ने के कुशल तरीके या तकनीक को देखें तो भी संसाधनों का संरक्षण हो सकता है। और सबसे अंतिम बात मैं यही कहना चाहूंगी कि विश्व समुदाय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समुद्री जैविक समुदाय और मानव समुदाय दोनों के हित में समुद्र के पानी को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए ताकि खनिज संसाधन का संरक्षण हो सके। थैंक यू।